करने का इंतजार कर रहे थे, पर कोई भी बच्चा पहले नहीं जाना चाहता था। इस तरह से बच्चों को एक दूसरे का मुंह देखते देखकर मेघराज ने उन सब से कहा, तुम लोगों ने अगर अगले कुछ पलों में परीक्षा शुरू नहीं की तो मैं तुम में से किसी का भी नाम लूंगा और उसे फिर ऊपर आना होगा। मेघराज की आवाज सुनकर सारे बच्चे चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देवकली के बच्चों ने अलग ही एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ज्यादा समय लगाया तो जो काम वो आज करने के लिए आए हैं वो नहीं हो पाएगा। ये सोचकर एक लड़की मंच पर आई और उसने प्रयाण की तरफ उंगली दिखाकर कहा, मैं इस लड़के से आगे मुकाबला करना चाहती हूँ। लड़की की बात सुनकर मेघराज ने उन दोनों की तरफ देखा और उसके बाद प्रयाण मंच पर मुकाबले के लिए आ गया। 2 ही वार के बाद प्रयाण ने उस लड़की को मुकाबले में हरा दिया था और अब वो लड़की इस परीक्षा से बाहर हो चुकी थी। मेघराज की बात याद करने के बाद एक बहुत ही गोल मटोल सा लड़का प्रयाण की तरफ उंगली दिखाकर बोला, मैं भी इसी से लड़ाई करूंगा। इन दोनों को लगातार प्रयाण से मुकाबला करता देख अद्रिजा ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे ये तो गलत बात है, क्या अब हर आदमी मेरे बड़े भाई से ही मुकाबला करेगा क्या? प्रयाण से इस तरह सबको मुकाबला करता देख उसके बाकी भाई बहन दूर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब अद्रिजा को लगा कि उन बच्चों की बात को कोई नहीं सुन रहा है तो अद्रिजा ने ईसुरी से कहा, पिताजी आप जाकर कुछ करते क्यों नहीं? ये सब लोग बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत तरीका है। ईसुरी इसके पहले कि कोई जवाब देता मधुमती ने ही सबको देखकर कहा, ऐसा नहीं है कि वो सब लोग जानबूझकर प्रयाण को निशाना बना रहे हैं। दरअसल इस अग्नि परीक्षा में इस तरह से मुकाबला करके एक इंसान की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये हर बच्चे के साथ होता है। मधुमती के ऐसा समझाने पर ईसुरी जोर से हंसा और सबसे बोला, अरे मधु, तुम्हें इस तरह से किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी किसी को रोकने नहीं जा रहा हूं। प्रयाण की शक्तियां बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम सब लोग चुप होकर देखो। कल दोपहर को जब प्रयाण अभ्यास कर रहा था तब उसकी शक्ति मुखिया के बराबर हो गई थी। अब जिसकी शक्ति मुखिया के बराबर हो चुकी हो उसे सच में कोई हरा सकता है? ये सब लोग बस उसका अभ्यास अच्छा कर रहे हैं। अपने पिता की बात सुनने के बाद सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना फिक्र के आगे का मुकाबला देखने लगे। होमा ने अपनी तोतली आवाज में आखिर में चिल्लाकर कहा, भैया इन सब से अच्छे से लड़ो और इनको अपनी असली शक्ति दिखा दो। अपने बच्चों का उत्साह देखकर भी ईसुरी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर चेहरे पर एक मुस्कान लिए पूरा मुकाबला देखता रहा। इधर मेघराज बच्चों के मुकाबले को देख रहा था। उसने प्रयाण के साथ हुए एक मुकाबले के बाद बाकी बच्चों से कहा, ठीक है, ये आगे भी तुमसे लड़ेगा, पर पहले इसे आधे घंटे का आराम करने दो। जब तक ये आराम करेगा तब तक तुम किसी और को चुन सकते हो और उसके साथ मुकाबला कर सकते हो। मेघराज की बात सुनकर वो गोल मटोल बच्चा घबरा गया, क्योंकि प्रयाण के मंच से जाने के बाद अब वही बचा हुआ था जिसके साथ आगे के लोग मुकाबला करने वाले थे। वो बच्चा काफी शक्तिशाली था, पर उसे नहीं लगा था कि आगे का सारा मुकाबला अब सिर्फ उसके साथ ही होगा, क्योंकि यही इस अग्नि परीक्षा का नियम है। ना चाहते हुए भी उसे खुद से मुकाबला करने के लिए एक बच्चे को चुनना पड़ा। चुनने से पहले उसने 8 बच्चों को देखा। उसमें से 3 तो देवकली से थे और उनसे वो किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे देखने पर समझ नहीं आ रहा था कि उनकी शक्तियां कितनी हैं। उन तीनों को छोड़कर उस बच्चे ने एक बच्चे को अपने से मुकाबला करने के लिए चुना। अफसोस की बात यह थी कि जिस बच्चे को उसने चुना उसकी शक्ति उससे 2 गुना ज्यादा थी और कुछ ही देर में वो गोल मटोल बच्चा उस मुकाबले में हार गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। इन सब मुकाबलों के बीच सब बच्चों के पिता, माँ और रिश्तेदार जोर जोर से चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। पूरे मैदान में कमाल का माहौल था, जिसे देखकर सबको खुशी मिल रही थी। हर कोई चाह रहा था कि उसका बच्चा ही जीत जाए, और जो विद्यालय वाले थे उनकी मंशा थी कि उनका विद्यालय ही इस परीक्षा में सबसे आगे रहे, और वही पटवर्धन की मंशा थी कि जल्द से जल्द प्रयाण का काम खत्म हो। सब अपनी अपनी उम्मीद से मंच की तरफ आंख गड़ाए हुए थे। नंदन और भूपेश भी मंच की तरफ ध्यान से देख रहे थे। इधर मंच पे बचे हुए बच्चे बस प्रयाण के आने का इंतजार कर रहे थे, और प्रयाण का आराम करने का समय आधे घंटे का था, इसलिए आधे घंटे तक उन सब बच्चों को आपस में मुकाबला करना ही था। उन सब के लड़ते लड़ते ही प्रयाण का आराम का समय खत्म हुआ और वो मंच पर फिर से आ गया। उसके आते ही एक बच्चे ने तुरंत उसको उंगली दिखाकर उससे लड़ने की मंशा जाहिर की।
प्रयाण उसकी तरफ देखकर फिर मेघराज को देखने लगा। मेघराज के हाँ बोलते ही उस मुकाबले को शुरू हो जाना था। मेघराज ने आंखों से ही मुकाबला शुरू करने का आदेश दे दिया था। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। प्रयाण के सामने लड़ रहे बच्चे ने लड़ाई के दौरान ही प्रयाण के कान के पास आकर कहा, मैंने तुम्हारा लड़ने का तरीका देख लिया है। तुम्हारा वार और तुम्हारी मुट्ठी कला भी मुझे आसानी से दिख गई थी। तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक नहीं हो। मुझे अपनी शक्ति अगले मुकाबले के लिए बचानी है, इसलिए तुम खुद ही अपनी हार क्यों नहीं मान लेते? उस बच्चे की ये बात सुनकर प्रयाण ने भी लड़ाई के दौरान ही उसके कान में कहा, अच्छा, तो तुमने सच में मेरे लड़ने के तरीके और मुट्ठी कला को जान लिया है और मेरे वार को भी देख लिया है। प्रयाण ये बात उस बच्चे से इसलिए कह रहा था क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो किस तरह से अपने सामने वाले पर इस तरह से वार कर रहा है। फिर इस बच्चे को कैसे पता चल गया था? प्रयाण के वार करने का कोई खास तरीका नहीं था। वो जो भी रोज अभ्यास कर रहा था और जो भी मुखिया उसे सिखाता था वो वैसा ही करता जाता था, पर उसका कोई खास तरीका कभी भी नहीं था। प्रयाण ने उस बच्चे पर एक और वार करते हुए कहा, चलो फिर इस लड़ाई को अब जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर आराम करने को मिलेगा और मैं अगले मुकाबले की तैयारी कर सकूंगा। प्रयाण की जुबान से ये बात सुनते ही उस बच्चे ने भी जवाब में कहा, अब तुम जब यही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत अभी ही दिखा देता हूँ। ये बच्चा और प्रयाण जब आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे तब पटवर्धन उन दोनों की तरफ देख रहा था। इस समय सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से हो रहा था। अगर प्रयाण इस लड़ाई में अपनी ताकत लगा देगा तो अगले मुकाबले में लड़ने के लिए उसके पास शक्ति ही नहीं बचेगी। ये सोचकर पटवर्धन ने मन ही मन कहा, अब प्रयाण तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहां इधर इतना बड़ा मुकाबला चल रहा था, वहीं भाविनी अपने दादाजी के दिए हुए कागज के साथ गंगेश्वरी पहुंच चुकी थी। वो पूरी तरह से पसीने में तरबतर थी और जल्दी जल्दी कदमों से ईसुरी के घर की तरफ बढ़ रही थी। एक और इंसान थी जो इस समय ईसुरी के घर के लिए निकली हुई थी और वो थी हत्यारों की मुखिया मंजरी, जिसने ईसुरी से जल्द आने का वादा किया था। मंजरी और भाविनी दोनों ही इस समय गंगेश्वरी आ चुकी थी और इधर पटवर्धन के घर में बूढ़े काका की उड़ने वाली शक्ति धीरे धीरे जाग चुकी थी। इधर परीक्षा अपने चरम पर थी और प्रयाण उस बच्चे से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था और आखिर में वो बच्चा बुरी तरह से हार गया। उसके हारने के बाद अब मंच पर कुल 9 ही लोग बचे हुए थे। उसमें से 3 देवकली के बच्चे थे जिन्होंने अभी तक प्रयाण से मुकाबला नहीं किया था। बाकी के 6 लोगों में से 2 बच्चों की शक्ति काफी कम थी और वो खुद ही समझ चुके थे कि उनका सफर अब यहीं पर खत्म हो चुका है। उन 9 बच्चों को देखकर मेघराज ने कहा, ठीक है, अब आगे का मुकाबला कुछ इस तरह का है कि तुम लोगों में से कोई 4 आखिर में इस परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे। इस बार के मुकाबले में किसी की शक्ति भी नहीं देखी जाएगी। जो जीतेगा वो आगे आ जाएगा और जो बचेगा उनका मुकाबला उनसे आपस में होगा। जब आखिर में 5 लोग होंगे तो इस परीक्षा का आखिरी चरण पूरा होगा और सबसे आखिरी मुकाबला होगा। ये नियम है और मैं इसे बदल नहीं सकता। असली दुनिया के नियम इतने ही क्रूर होते हैं। मेघराज ने ये कहने के बाद बाकी सब बच्चों को देखकर दुनिया के बहुत ही क्रूर नियमों के बारे में बताया और उससे लड़कर आगे निकलने के बारे में भी बताया। दुनिया के सभी नियमों को जो आदमी जीत लेता है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी होता है। इस तरह की बातें करके मेघराज उन बच्चों में शक्ति भरने का प्रयास कर रहा था। मेघराज की बात खत्म होने के बाद पहली बार देवकली के बच्चों ने प्रयाण की तरफ देखा। आज के इस मुकाबले में उन तीनों का एक ही मकसद था और वो था प्रयाण को जान से खत्म करना। उन तीनों की शक्ति प्रयाण से ज्यादा थी, इसलिए वो खुद से प्रयाण से लड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। और जब तक वो लोग ऐसा सोच रहे थे तब तक 2 बच्चों ने अपनी हार मानते हुए कहा, हम अपनी हार खुद स्वीकार करते हैं। देवकली के तीनों बच्चों सुपर्णा, सहर्ष और वैभव को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से खुद प्रयाण से लड़ने का इंतजाम करें, क्योंकि जिसकी शक्ति कम होती है वही आगे बढ़कर लड़ने के लिए बुलाता है। पर प्रयाण तो उन तीनों को बुला ही नहीं रहा था और बाकी लोगों को मुकाबले में हरा रहा था। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी सुपर्णा ने सहर्ष और वैभव से कहा, क्या हम इन सारे बच्चों के हारने का इंतजार करने वाले हैं या खुद कुछ करेंगे? सुपर्णा की बात का क्या जवाब दे ये उन दोनों को नहीं पता था।
वो दोनों मुकाबले की तरफ देख रहे थे। दो लोगों के हारने के बाद भी अभी प्रयाण दो और लोगों से मुकाबला कर रहा था, और बहुत शक्ति के साथ। प्रयाण का मुकाबला देखकर काफी लोग तालियां बजा रहे थे। क्या प्रयाण बाकी बच्चों की तरह देवकली के तीनों बच्चों को हरा पाएगा? क्या भाविनी ईसुरी से 3 महीने के अंदर मिल पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून।